हेलो दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी कहानी वज़न। नाम स्मिता, उम्र 32 साल, कद 5 फुट 2 इंच, वज़न 80 किलो। समस्या खाना बहुत ज़्यादा खाना और फिर उल्टी कर देना। बाहर रिसेप्शन पर बने हुए पर्चे को पढ़कर डॉक्टर निमिषा ने मेरी ओर देखा, फिर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैं धीरे धीरे उत्तर देने लगी। देखिए, आप बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से बुलिमिया नर्वोसा की तरफ बढ़ रही हैं। अब अगर आप खाने से दूर नहीं रहीं तो ये खाना आपको खा जाएगा। एक लंबे सेशन के बाद ये कहते हुए डॉक्टर निमिषा ने मुझे दवाइयों और देखभाल की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी। मैं निराशा से भरी डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली। मुझे देखकर बाहर बैठी 2 लड़कियां मुस्कुरा दी। एक ने चुटकी ली, अगर ये अपना खाना कम कर दे तो देश की खाने की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरी बोली, यार तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू तो वैसे ही इतनी दुबली है कि अगर इसने जोर की सांस भी ली तो तू उड़ जाएगी। उसके बाद हंसी के ठहाके काफ़ी देर तक मेरा पीछा करते रहे और मैं साड़ी के पल्लू से अपने भीमकाय शरीर को ढकने का असंभव प्रयास करती रही। रिक्शा रिक्शा। फूलबाग। क्लिनिक से बाहर निकलकर मैंने घर जाने के लिए रिक्शे वाले को पुकारा। उसके बताए दाम को सुनकर मैंने चौंक कर कहा, अरे भैया, किराया तो इसका आधा है, आपने तो लूट मचा रखी है। डबल सवारी है तो किराया तो डबल लगेगा ही। रिक्शे वाले के कहते ही पास खड़े लोग हंस दिए। काश मेरे पास भी कार होती या देव आ जाता अपनी कार से, पर उसने तो साफ मना कर दिया। कहता है अकेले जाओ, ये तुम्हारी यात्रा है। और रितेश? अपमान का गहरा घूंट पीकर मैं डबल किराए पर ही रिक्शे में बैठ गई। अपने वजन की वजह से न जाने कितनी बार तानों, उलाहनों और निंदा का शिकार हुई हूँ। रिक्शे में बैठे बैठे मैंने आसमान की तरफ नज़र डाली। धूप हल्की थी, बादलों ने कई छोटे छोटे छत्र ताने हुए थे और उस चांदोवे तले पक्षी दाना पानी की तलाश में उड़ते चले जा रहे थे। अचानक बचपन में पढ़ा विज्ञान का वो चैप्टर याद आ गया। न्यूमेटिक बोन्स होती हैं पक्षियों की, इसलिए वज़न हल्का रहता है और इसीलिए इतना ऊंचा उड़ पाते हैं। सच, हर उड़ान में वज़न बाधक है। अचानक से मेरे मुंह का स्वाद का सैला हो गया और मैंने आसमान से नज़रें हटा ली। घर पहुंचने से पहले मैं पास के पार्क में बैठ गई। सोचा था जी भर कर रोऊंगी, मन हल्का हो जाएगा। पहले कितना रोती थी, अब तो आंसू भी नहीं निकलते। अलबत्ता पिछले महीनों में इतना फ़र्क ज़रूर आया है कि मैंने इस वजन से निजात पाने का मन बनाया है, वरना मैं तो आदी हो गई थी अपने को ढोने की और घर में खुद को कैद रखने की। पर अब वापस निराशा और अवसाद के उस घनेरे जंगल में लौटने का मन नहीं करता। हाँ, मन बार बार थकता है, लौट जाना चाहता है और जैसा कि देव कहता है, एक बड़ी यात्रा शुरू करी है, पाँव तो लड़खड़ाएंगे ही। पार्क के बेंच पर बैठकर पास के पौधे से एक डंठल तोड़ लिया, फिर उसकी एक एक पत्ती तोड़कर मेरा वजन कम होगा, मेरा वजन कम नहीं होगा का खेल खेलने लगी। मन को बहलाने के लिए कितने उपक्रम करता है दिमाग, फिर भी मन को बहाए लिए जाता है अपनी ही दिशा में, जैसे मुझे बहाए लिए जा रहा है। बेचैनी का एक बादल आसमान से टूटकर जैसे मेरे दिल में घुमड़ने लगा। बहुत जोर से कुछ खाने की तलब लगने लगी। आसपास तो कुछ था भी नहीं। क्या करूं कि घंटी के बीच डॉक्टर के शब्द याद आए। 1700 से 2000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है आपको। बहुत तलब लगे तो च्युइंगम मुंह में डालकर चबाइए या खीरा भी ले सकती हैं, उसमें कैलोरी बहुत कम होती। मेरे पास पूरा डाइट चार्ट है। मेरा ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज चल रहा है क्योंकि मैं खाने से दूर नहीं रह पाती। अच्छा बुरा मैं कुछ भी खाती हूँ, यहाँ तक कि कुछ ना मिलने पर मैं कच्चा अनाज भी चबा लेती हूँ। मैं तनाव में खाती हूँ और खाने की वजह से उपजे तनाव में और खाती हूँ। दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं
जो भावात्मक दबाव को न सह पाने के कारण इमोशनल ईटिंग के शिकार हो इस बीमारी की ओर बढ़ जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये यकीन करना करना बहुत मुश्किल होगा कि कैसे कोई इंसान तनाव से बचने के लिए खाना खाता है और खाना उन्हें। पीछे की दौड़ने वाली स्मृति एक्सप्रेस पर बैठकर जब बचपन में लौटती हूँ तो माँ दिखाई देती हैं जो मेरे पीछे दौड़ रही हैं। ये एक और कौर खा ले, ये वाला, और देखो मैंने इसमें अपना प्यार डाल दिया है। और मैं माँ के पास आते ही आगे भाग रही हूँ। तब खाने से मेरा ऐसा लगाव नहीं था। माँ बताया करती थी मैं किशोरावस्था में ज़्यादा नहीं खाती थी। वो बुलाती रह जाती थी और मैं पढ़ाई में इतनी मगन रहती कि सुनती ही नहीं थी। खाना ठंडा हो जाता, जब खाती भी तो एक दो कौर खाकर माँ अच्छा नहीं लग रहा है कहकर भाग जाती। कई बार माँ के डर से लंच में दिया खाना सहेलियों को खिला देती या स्कूल के डस्टबिन में फेंक आती ताकि घर आने पर भरा हुआ लंच देखकर वो मुझे डांट न सके। और अब मैं एक गहरी सांस लेती हूँ। मुझे मीता के शब्द याद आते हैं, जानती हो सिम्मी, वजन सिर्फ वो नहीं होता जो वेइंग मशीन पर एक संख्या में पौंड या किलो के रूप में आता है। हम सब बहुत सारे वजन ढो रहे होते हैं, मानसिक वजन, सामाजिक वजन और अपनों की अपेक्षाओं के वजन। मशीन पर दिखाई देने वाली संख्या का बढ़ना या घटना कई बार इन सब पर निर्भर होता है। क्या घर में खुद को कैद कर रखा है? बाहर निकलो। जब बाहर जाओगी, लोगों से मिलोगी, उनके संघर्ष, उससे निकलने के किस्से सुनोगी, तब मन का वजन कम होगा और वहीं से शरीर का वजन कम करने की राह खुलेगी। समय रेखा पर चलते हुए मैं फिर 7 साल पहले उस दिन पर पहुंच जाती हूं जब रितेश से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैंने हिंदी में परास्नातक व बीएड किया था। थोड़ा सा रुझान लिखने की ओर भी था। पढ़ाई में अच्छी थी और जीवन के आसमान में कुछ ऊपर उड़ने की ख्वाहिशों के पंख मैंने भी अर्जित कर लिए थे। पर वो दिन सपनों के इंद्रधनुषी दिन भी थे। पापा मेरे लिए भावी वर खोजने में लगे थे और मेरा मन भी डोली और साजन के सतरंगी सपनों में खोने लगा था। हर लड़की की तरह मेरे सपनों में भी सफ़ेद घोड़े पर चढ़कर एक राजकुमार आता था जो मेरे जीवन के खालीपन को अपने प्रेम से भर देता। कितनी अच्छी लगती थी प्रेम कहानियाँ, जिन्हें पढ़े बगैर पढ़े मन उन्हीं में डूबा रहता। उम्र का 24वां वसंत सरसों के खेत की तरह देह में खिल रहा था। उन्हीं दिनों रितेश से मेरे विवाह की बात चल रही थी। रितेश अपने परिवार के साथ मुझे देखने आए थे। पहली नज़र में रितेश में मुझे वही राजकुमार दिखाई दिया था। ऊंचा, लंबा कद, सुगठित शरीर और रंग हल्का सा सांवला। पहली मुलाकात में पूरे परिवार के बीच नाश्ते की प्लेट देते हुए नज़र भर के देख भी कहाँ पाई थी कि दिल हाथों से निकलकर रितेश के पहलू में जा बैठा। बिट्टे दे की शादी में गाए गए लोकगीत की पंक्तियाँ ढोलक की थाप के साथ मेरे मन में बजने लगी थी। ऐसो वर दीजो मैया, ऐसो वर दीजो। मेरे मन ने तो हाँ कह दी थी, पर रितेश की हाँ या ना जानने की बेताबी से प्रतीक्षा होने लगी थी। 2 दिन बाद आए पैगाम से उस तरफ का हाल भी मिल ही गया। दिल बल्लियों उछल पड़ा। रितेश के हाँ के बाद हम दोबारा मिल भी ना पाए और चटमंगनी पट ब्याह की तैयारी होने लगी। 1-2 बार फ़ोन जरूर किया था मैंने, पर रितेश ने हाँ हूँ से ज़्यादा जवाब ही नहीं दिया। खुद ही बार बार फ़ोन करना अटपटा लगा और फिर मैं शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। दिन, हफ्ता, महीना शादी की तैयारियों में पंख लगाकर उड़ गया। अपनी आशाओं की हथेली पर सपनों का थाल लेकर मैंने ससुराल में प्रवेश किया और मेरे साथ प्रवेश किया मौसी की हिदायतों ने। विदा के समय कितनी याद आई थी माँ, जो 14 साल की उम्र में ईश्वर के घर चली गई थी। माँ का स्थान मौसी ने लेते हुए समझाए थे ससुराल में ढल जाने के नियम। मैं भी तो उनकी बातों का अक्षरशः पालन करना चाहती थी। आखिर अब वही तो मेरा घर था। पर नियति ने अपना पहला पासा फेंका सुहाग की सेज पर। सपनों और उम्मीदों की उस खास रात ही रितेश किसी से फ़ोन पर बात करते रहे।
मैं सजी धजी सुहाग की सेज पर उसका इंतजार करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ते देख रही थी। जब वो आए तब तक मैं सो चुकी थी, पर साथ आई शराब की तीखी गंध ने मुझे जगा दिया। मेरे सपनों का राजकुमार, जिसका ख्याल भी मेरे मन की मादकता को बढ़ा देता, मेरे बगल में शराब के नशे में अर्ध सुप्त अवस्था में न जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा था। रह रहकर एक नाम ही मुझे सुनाई पड़ रहा था, बेबी। सुबह के पहली किरण ने रोशनदान से झांककर नई दुल्हन का हाल पूछना चाहा, और मैंने इंतजार और आंसुओं से भरे चेहरे को घूंघट से ढांप लिया। मैं कैसी लग रही हूँ रितेश? मुंह दिखाई की रस्म पर तैयार होने के बाद अचानक से कमरे में आए रितेश से मैंने पूछा। रितेश बिना मेरा चेहरा देखे अपना सामान उठाकर चले गए। दिल लगा साड़ी से तो परी क्या चीज़ है के शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा। मुझे लेने आई महिलाओं में से किसी ने कहा था, रस्म के दौरान महिलाएं घूंघट उठा उठाकर मेरे सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थीं, और मेरी नज़रें अभी भी रितेश की उस नज़रअंदाज कर देने वाली नज़र पर टिकी थी। सब कुछ जैसे बेमानी लग रहा था। अकेले में छोटी ननद से पूछने की कोशिश भी की थी उस महिला द्वारा कहे गए वाक्य का मतलब कुछ नहीं भाभी। भैया को अपने ऑफिस से बहुत प्यार है, दिन रात काम में लगे रहते हैं। अब सड़ी नौकरी से प्यार होगा तो आप जैसी परी पर ध्यान कहाँ जाएगा? उसने अचकचाते हुए कहा था। जिंदगी की गाड़ी आगे चल पड़ी। रितेश की पसंद का खाना बनाना, उसकी फाइलों को सलीके से रखना, कपड़े धोना, अलमारी जमाना, ऑफिस से आकर इधर उधर फेंके गए मोजों को जूतों में रखना, और इन सब के साथ चाहे शुक्रवार हो, तीज हो या करवा चौथ, न जाने कितने व्रत उपवास रितेश के नाम करके मिट्टी की गौर से सुहाग ले अपनी मांग में सजा लेना मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। रितेश मेरी पूरी दुनिया बन गए। हर लड़की की तरह मैं भी इतना ही चाहती थी कि मैं रितेश की पूरी दुनिया बन जाऊं। पर रितेश का अड़ियल, मनमौजी, गुस्सैल रवैया कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबे इंतज़ार के बाद वो रात भी आई जिसका इंतज़ार पहली रात से था। पति पत्नी का रिश्ता भी शराब के नशे में बना। मदहोशी के उन क्षणों में रितेश बार बार मुझे बेबी कह रहे थे। मैंने भी विरोध नहीं किया। बेबी उपनाम पर शक करने का कोई कारण भी तो नहीं था। तभी एक गिलहरी उछलती हुई मेरे पैर के ऊपर से गुजरी और मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने घड़ी की ओर देखा। दोपहर हो गई थी। आसपास के घरों में काम करने वाली बाइयां 5-6 के गोले बनाकर बैठ गईं। ये समय उनके खाने, गपियाने और थोड़ा सुस्ताने का होता है। सबने अपने अपने लंच बॉक्स खोल लिए। सूखी रोटियां, मिर्च और प्याज, सब्जी कुछ ही के पास थी, पर जिनके पास थी वो भी अकेले ना खाकर सबको बांट रही थी। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद थोड़ा सा खाना, और उसको भी बांट कर खाना। एक दूसरे को छेड़ती, चुलह करती, झगड़ पड़ती इन काम वालियों को देखकर मुझे लगा कितनी स्वाभाविक हैं वो, कितनी नेचुरल, कोई पर्देदारी नहीं। आज परमेश्वरी नहीं दिख रही, एक ने अचार चाटते हुए कहा। आज देरी से आई थी, कह रही थी आदमी ने बहुत पीटा है रात को। दूसरी बोली, सुधरता ही नहीं सा, और हमारा तो दूसरी औरत किए बैठा है, ठुसाओ भी और जे करतूत भी सहो। एक पल्ले से आंखें पोंछती हुई बोली। मैं उनको देखकर सोचने लगी, कोई पर्देदारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। तभी तभी शायद खिलता है विषमताओं में मुस्कानों का फूल। इन सब पर अपने परिवार की नाक बचाए रखने के लिए झूठ को सच बनाने का कोई वजन नहीं। और मैं, कितना कठिन था सहना उस दिन को जब सच मेरे सामने बेपर्दा होकर आया था। भाभी, जरा सावधान रहना। कल देखा मैंने उसे साहब के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए। 1.5 साल बीता है बस आपके ब्याह को, और फिर चली आई। काम वाली रीना ने बर्तन धोते हुए कहा। कौन? चाय का बर्तन पोंछते हुए मेरी आंखों में असंख्य प्रश्न थे। वही बेबी। बेबी? मेरे हाथ से भगोना जैसे छूटने को हुआ। वही बेबी आती थी पहले घर में, साहब के साथ काम करती है ऑफिस में। उसी से तो शादी करना चाहते थे साहब पहले,
पर परिवार को पसंद ही नहीं था उसका अंग्रेजी स्टाइल। बड़ा डिरामा हुआ घर में। तब आपसे शादी करने को राजी हुए। झूठ के तहखाने मेरी आंखों के आगे खुलने लगे। सब बेपर्दा हो गया। खुल गया मदहोशी के आलम में मुझे बार बार बेबी कहने का रहस्य। ख्याल आते ही कि मैं बेबी नहीं स्मिता हूँ, उसका अचानक से बदल जाना, अचानक से गुलाब की छुअन का कांटों के दंशों में बदल जाना और मेरी देह पर उग आना झाड़ियाँ, बेरौनक कटीली धारदार। ऐसी हर रात जो रितेश के गुनाहों के दस्तावेज लिखती, जिसकी बेड़ियों से वो हर सुबह मुक्त हो जाता और मैं प्रश्नों की अंधेरी सुरंगों में कैद। ओह, मेरे और रितेश के तथाकथित पवित्र गठबंधन के नीचे अपने पूरे आकार प्रकार में पनप रही थी चुपचाप बेबी और रितेश की प्रेम कथा, जिसकी कांटेदार वल्लरियां मुझे चुप तो रही थीं, पर न जाने क्यों मैं खुद ही अनजान बनी रही। प्रेम ना हो तो इंतजार में भी जिंदगी कट जाती है, पर दूसरे से प्रेम हो तो सहना दुष्कर है। ऐसी शादियों का क्या भविष्य होता है जहां दो लोग अनिच्छा से परिवार का मान रखते हुए एक दूसरे के साथ बांध दिए जाते हैं। विवाह दो परिवारों का होता है, पर सजा दो लोग झेलते हैं। मन पर जैसे मन ने दस्तक दी। क्या करूं? अपने परिवार को बता दूं या चुपचाप समय का इंतजार करूं? पापा टूट जाएंगे। कितना चुन चुन कर एक एक सामान खरीदा था उन्होंने मेरी खुशियों भरी गृहस्थी बसाने के लिए। कैसे सहेंगे वो ये सब? समाज क्या कहेगा? क्या मेरा साथ देगा? सासू माँ क्या मानेंगी? और मैंने तो रितेश को ही अपना माना है सदा से। उसके अलावा कुछ भी सोचा ही नहीं। आखिर पति है वो मेरा। कामवाली के जाने के बाद कितनी देर तक घुटनों में सर घुसाकर किंग कर्तव्य विमूढ़ सी आंसू बहाती रही। खौफजदा मन को बहलाने के लिए मेरे पास बचपन से सुनी सुनाई सलाहें थीं। अरे 7 जन्म का रिश्ता होता है पति पत्नी का, देखना कुछ दिनों में लौट आएगा। एक बच्चा हो जाए बस सारी समस्याएं खत्म। दूसरी औरत तो दूसरी होती है, पत्नी के अधिकार थोड़े ही ना पा सकती है। रितेश मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं बेबी के साथ उसको नहीं बांट सकती, कभी नहीं। मन निश्चय कर चुका था। वो शाम जिंदगी की सबसे लंबी शाम थी। ऑफिस से आने के बाद मैंने रितेश से सीधे सीधे बेबी के बारे में पूछा। मुझे आशा थी रितेश सक पकाएंगे, नकारेंगे या मौन का पैरहन पहनकर मेरे दर्द को सुनेंगी। मेरी आशा के विपरीत रितेश का सीधा सादा जवाब था, हाँ, मैं बेबी से प्रेम करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर इसमें मेरा क्या कसूर था रितेश? आंसुओं की नदी बांध तोड़कर बह चली। इस स्वीकारोक्ति के बाद भी कुछ नहीं बदला हमारे बीच। वही रितेश थे, वही मैं और वही हमारे बीच पसरा बेगानापन। एक तरफ अपने अधिकारों को मांगती पत्नी स्मिता थी, तो दूसरी तरफ कुछ पल बेबी का किरदार निभाती स्मिता। और मैं हर दिन आशा और निराशा के बीच डगमगाती हुई समय नदी पर अपनी जीवन नैया खेलने को विवश। जीवन के कुछ पल जो बेबी समझ लिए जाने के कारण मेरे हिस्से आते, वो मेरे मन में एक अजीब नकारात्मकता भर देते। मेरा अपने रूप गुण पर मान जाता रहा। एक रोज़ आदमकद आईने के सामने खड़े होकर खुद को टटोलना चाहा। सुंदर नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो रितेश। और जी में आया कि इस आईने को तोड़ दूं। तभी जाने कहाँ से उसमें नवयुवा स्मिता का अक्स नजर आया। खिलते गुलाब सा चेहरा, वो चेहरा जिसे देखकर कॉलेज के सभी लड़के आहें भरते थे। आईने का अक्स थोड़ी देर तक तो मन को सहलाता रहा, पर फिर हकीकत सामने आकर खड़ी हो गई, उस औरत की जिसका पति उससे नहीं बेबी से प्यार करता है। कितनी बार मन को फुसलाने का यह खेल खेला। हर बार लगा आईना भी झूठ बोलता है। आईना धिक्कारता और मन फिर से निराशा के सागर में डूब जाता। खुद पर एतबार करने की तमाम कोशिशें मृग मारीचिका सी नजर आती। अपने प्यार से रितेश के भटकते कदमों को अपनी ओर मोड़ने की कितनी कोशिश की थी मैंने। कितनी बार उसके आने से पहले अच्छे से तैयार हुई थी। कितनी बार उसकी पसंद का खाना बनाया था
और आगे से आगे भागकर कितनी ही बार उसके काम किए थे, पर नतीजा सिफर ही रहा। फिर मैंने विरोध करना शुरू किया। जो काम प्यार से नहीं बना उसे तकरार से बनाना चाहा। हमारे बीच अक्सर बहसें होती। मैं उसे अपने पत्नी होने का वास्ता देकर घर लौटने को कहती और वो बिना एक शब्द बोले घर के बाहर चला जाता। किसी म्यूजियम सा सजा घर बेतरतीब रहने लगा। कपड़े बिना धुले और खाने में मसाले कम ज़्यादा। मैं दुख में अपने प्रति लापरवाह सी रहने लगी। रोज बन ठन कर रहने वाली मैं अब बाल भी संवारने से कतराने लगी। कई बार एक बार बनाई हुई चोटी की गिरहें भी कई कई दिन तक न खुलती। होठों से हंसी गायब हो गई, चमकती आंखें निस्तेज हो गई और चेहरा आभाहीन। इंतज़ार की हर घड़ी मेरे चेहरे पर चस्पा हो गई, जो दिन रात बजती रहती, टिक टिक टिक। आखिर कब तक सहती, कितना सहती। एक दिन सासू माँ के गांव से आने पर मैं अपने मन को सब्र की बेड़ियों में न बांध सकी। बालों पर तेल मलते हुए मैंने उनसे कहा, माँ, आखिर सब कुछ जानते हुए आपने मेरा रिश्ता क्यों जोड़ा? मैं कब तक सजा सहूँ, कब तक? सासू माँ ने तेल लगाते मेरे हाथ झटक दिए। हमें तो लगा था तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। अब तो तुम्हें उसे वश में करना है, उस चुड़ैल के चंगुल से वापस लाना है। हमें तो वो कतई पसंद नहीं थी। जाने क्या जादू टोना करा है। तुम थोड़ा बन ठन कर रहा करो, प्यार करो, मनुहार करो। वो औरत ही क्या जो अपने पति को पल्लू में ना बांध सके। इतना आसान नहीं है माँ, मैंने प्रतिरोध किया। हम कब कह रहे हैं कि आसान है? आसान तो सावित्री के लिए भी नहीं था, जो जमराज से पति के प्राण वापस ले आई। सासू माँ ने अकाट्य तर्क पेश किया। ये आदर्श कथाएं हैं, सबकी कहानी एक नहीं होती माँ। मैं कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही वो जा चुकी थी। वैसे भी चाहे जितनी सदियां बीत गई हों, आदर्श पत्नी का जीवन अभी भी सीता और सावित्री के झूले पर झूल रहा है। पर उस रात उन्होंने रितेश को अपने कमरे में बुलाया था, समझाया था उसे रिश्तों का गणित। उनकी आवाज़ के कुछ शब्द मेरे कानों में भी पड़े। हम सब स्मिता के संग हैं रितेश, वो लड़की सही नहीं है। तुम्हारी शादी के बाद तो कम से कम उसे तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन मैं बेबी। रितेश के अधूरे वाक्य में बहुत असमंजस था। अक्सर प्रेम का हौसला रखने वाले परिवार के आगे मुंह पर ताले लगा जाते हैं। तो हम सबको छोड़ दो। एक रिश्ते की खातिर इतने रिश्ते छोड़ने हैं तो छोड़ दो। याद रखना, रिश्तों के बिना इंसान खोखला हो जाता है। फिर आखिर जब तुम उस समय मान ही गए थे, तब स्मिता पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? उसका क्या दोष? बहुत देर तक दोनों में बात होती रही। उनके समझाने का ही असर था कि उनके वापस जाने के बाद रितेश ने मेरे पास आकर अपने स्नेह का चिन्ह मेरे माथे पर अंकित करके कहा, आज मैं जल्दी घर आऊँगा, खाना भी साथ ही खाऊंगा। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। एक बार फिर खुद को जोड़कर अपनी सारी शक्ति लगाकर मैंने इस बिखरते रिश्ते को संवारने का मन बनाया। मैंने बंद पलकों के भीतर अपने व रितेश के सुनहरे भविष्य के न जाने कितने ख्वाब एक पल में बुन लिए। मैं जीवन की रात को भूलकर एक नई शुरुआत करने को तैयार थी। रितेश को जो जो पसंद था मैंने खाने में वो सब कुछ बनाया। सब कुछ उसकी पसंद का, मटर पनीर, पुलाव, दम आलू की सब्जी और खीर। कांच के डोगों में डाइनिंग टेबल पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया। साथ में सजा दिया अपना नन्हा सा दिल। फिर खुद तैयार होने लगी। ये रात मेरी शादी के बाद की पहली रात से भी हंसी जो होने वाली थी। मैंने गुलाबी शिफॉन की साड़ी, बिंदी और गुलाबी चूड़ियाँ पहनी। फिर आईने में अपने को ही देखकर लज्जा सी गई। यूं ही नहीं, मेरी सहेलियां मुझे हीरोइन कहकर बुलाती थीं। रंग रूप कद काठी सब कुछ परफेक्ट। सहेलियां रश्क करती, यार तुझ पर तो मोटापा चढ़ता ही नहीं, एक हम हैं, कमर का कमरा बन गया। सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। 10, 11, 12 घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं और उम्मीदें पीछे सरकती गईं। करीब 2 बजे रितेश आया। उसके पास से आती शराब की महक साथ ही लेडीज़ परफ्यूम की तीखी गंध मिलकर मेरी दुनिया में विषैली जहरीली बदबू भर रही थी।
मैं खुद को काबू में न रख सकी। मैं चिल्लाने लगी, रितेश रितेश, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम आज जल्दी आने वाले थे, मेरे साथ खाना खाने वाले थे, और तुमने आज फिर देर कर दी। आखिर क्यों की मुझसे शादी, जब मेरे हिस्से के सारे हक उसे दे दिए। तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। रितेश ने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत शिकायत करी थी ना माँ से मेरी। बेबी को फोन करवाया था। कितना रो रही थी वो जब माँ उसे पत्नी के हक समझा रही थी। हक? माय फुट। ला, अब दे देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। नशे में लड़खड़ाते रितेश ने डाइनिंग टेबल से खाना उठाकर मुंह में ठूसना शुरू किया। कुछ फैला, कुछ मुंह में गया और कुछ कपड़ों पर। डोंगों से निकालकर कुछ खाना ज़मीन पर डालना शुरू किया और कुछ मेरे मुंह पर। फिर मुझे उठाकर बिस्तर पर ले गया और मेरे आंसुओं के बीच पति पत्नी का रिश्ता भीगने लगा। मेरे तन मन को घायल कर रितेश गहरी नींद में डूब गया। मैं घंटों बिस्तर पर टूटी बिखरी पड़ी रही, तन से, मन से और भावनाओं से अपमानित। इतना गहरा दर्द कि मैं सह भी नहीं पा रही थी। मायके में माँ नहीं, पापा की देखभाल तो कम से कम भैया भाभी कर ही रहे हैं। कहीं मेरे वहाँ जाने से उनकी सेवा में भी बाधा न आए। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे निकलूँ इस दवानल से। चकनाचूर आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई लिखाई, योग्यता सब बेमानी लगने लगी। चेहरा आंसुओं से भीग गया था। रिश्ते की युद्ध भूमि में तन और मन रक्त रंजित पड़ा था। फिर भी मैं हिम्मत करके उठी। डाइनिंग रूम में आकर ज़मीन पर बैठ गई। जीवन की नई पारी शुरुआत करने के उत्साह में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे चारों तरफ खाना फैला पड़ा था। खाने को देखकर मन में एक विरक्ति सी उठी। अगले ही पल अपने से घृणा हुई। ये रोटी, इन दो रोटियों के लिए ही तो ये सब अत्याचार सह रही हूँ। बस मुझे खाना चाहिए, अपमान से भरा हुआ ही क्यों ना हो। कहते हुए मैंने ज़मीन से उठाकर खाना खाना शुरू कर दिया, फिर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ भी। मैं खाती गई तब तक जब तक मुझे उल्टियाँ न होने लगी। उस रात मेरा खाने से एक नया रिश्ता शुरू हुआ था। उससे पहले कितनी बार खाना स्किप करने वाली मैं सुबह उठते ही फ्रीज की शरण में जाने लगी। अक्सर खाली रहने वाली मेरी फ्रीज खाने के सामानों से भरी रहने लगी। उपेक्षा का दंश जब जब मन को घेरता, मैं किचन की ओर दौड़ पड़ती। चॉकलेट, आइसक्रीम, डिब्बा बंद तले भुने सामान मेरी पसंद की सूची में सबसे आगे होते। यूं तो मेरी फ्रिज खाने के सामानों से भरी रहती, पर कुछ ना मिलने पर मैं जल बिन मछली की तरह तड़पती। तनाव सर पर कुछ इस तरह चढ़ता कि कच्चा पक्का कुछ भी हलक के नीचे उतारने लगती। मेरे हर तनाव, हर समस्या, हर दुख का हल कुछ खा लेना होता। मैं उस तरह खाने की तरफ दौड़ती जैसे कोई शराबी शराब की तरफ। अनावश्यक खाना थोड़ी देर ही सही, पर मुझे कुछ बेहतरी का एहसास देता। मैं अपनी संतुष्टि खाने में ढूंढने लगी। इधर मेरा खाना बढ़ता जा रहा था, उधर मेरी कमर। उस एक महीने में ही मेरा वजन 6 किलो बढ़ गया। आने जाने वाले टोकते, पर मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। जैसे जैसे मैं मोटी होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अपने आप से नफरत बढ़ती जा रही थी। ढेर सारा खाना खाते हुए न जाने कितनी बार अपराध बोध होता, कितनी बार खुद से घृणा होती, कितनी ही बार आईने के सामने खुद को देखकर कहती, ठीक ही हुआ मेरे साथ, इसे लायक तो थी मैं। अलबत्ता मेरे बढ़ते मोटापे के कारण रितेश को खुलेआम ये कहने का मौका मिल गया था, इस हथनी के साथ कोई कैसे निभाए। मेरी आधी कमाई तो यही खा जाती है। लोग भी हाँ में सर हिला देते। ऑफिस में लोग उससे सहानुभूति जताते। बेचारा ज़्यादा काम इसलिए करता है क्योंकि पत्नी से इसे कोई सुख नहीं है। ऐसे में बेचारा आदमी दूसरी औरत से वो सुख हासिल न करे तो कहाँ जाए। ये कहानियाँ भी ना कैसे बदल जाती हैं। बदली हुई कहानी के साथ रितेश भी बदल गए। वो अक्सर घर नहीं आते। कभी कभी बेबी भी उनके साथ आती। बेबी के लिए खाना लगाना, बाथरूम में गर्म पानी की व्यवस्था करना और कभी कभी उसके कपड़े धो देना। जैसे तैसे रितेश के गुस्से की वजह से मैं कर ही देती, पर घनी अंधेरी रातों में बगल के कमरे से आती खिलखिलाहटें
वो सहन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। वो रातें आंसू बहाते और कुछ कुछ थोड़ी देर में खाते हुए बीतती। फिर खुद को ही कोसती, क्यों न करे रितेश ये सब, मैं उसे दे ही क्या सकती हूँ। काश मैं रितेश से कह पाती, कब तक अपने परिवार की कामनाओं की सूली पर मुझे टांगे रखोगे। पर नहीं कह पाती। फिर मेरा क्या होगा का भय घेरता। सीधे सीधे कह भी नहीं सकती कि भय किस बात का था, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का या उन चार लोगों का जिनका साया हम सब पर मंडराता रहता है। यही मेरा भाग्य है कि आवरण तले मैंने भी वो परिस्थितियां स्वीकार कर लीं। अपने आत्मविश्वास को टटोलती तो वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पस्त हौसलों के पक्ष में बयान देता, मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। कि पैने नाखूनों से मैं खुद ही अपनी आत्मा को छीलती रहती। और फिर सुबह से वही क्रम, जैसे नन्हा शिशु अपनी माँ के स्तन में अपने हर दर्द का इलाज खोज लेता है, मैंने भी खाने में अपने हर दर्द का इलाज खोज लिया था। बेबी की खनकती हंसी, रितेश के तीखे बोल, उपेक्षा के दंश, सबका एक ही हल, खाना। अजीब विडंबना है कि ज़रूरत से ज़्यादा दुबले लोगों को देखकर लोग उनकी तकलीफ जानना चाहते हैं, पर मोटे लोगों को सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं मिलते। आमतौर पर उन्हें सुखी मान लिया जाता है, खा खा के मुटा रहे हैं, उन्हें क्या दुख कि चट्टान के नीचे सारे दुख अनसुने कुल बुलाते रहते। कोई उनके जीवन में घुसकर नहीं जानना चाहता, उनके अपने, उनका परिवार भी नहीं। जीवन और तानों से उबा मन अपने शरीर को घर की चार दीवारी में कैद करने लगा। कितनी बार लगता काश एक बच्चा ही होता तो उसके सहारे जिंदगी कट जाती। इस निराशा में लगता कि किसी को ज़रूरत नहीं है मेरी, किसी को भी नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए। अचानक मुझे तेज उबकाई आई। अतीत की खिड़की बंद करके मैं फिर वर्तमान में लौटी। लगा अभी कुछ खा लूं, शायद आराम मिले। मैंने पर्स को टटोला, कुछ था नहीं, बस दो शुगर फ्री च्युइंगम थे। मैंने उसका रैपर खोलकर मुंह में डाल लिया और उसे इतनी एहतियात के साथ चबाने लगी जैसे रहती दुनिया तक मुझे यही खाना है। वैसे भी तो एक एक कौर को 32 बार चबाने को कहा है डॉक्टर ने। कहाँ मैं 1 मिनट में 32 कौर खाने वाली, और कहाँ। कितना उबाऊ, कितना मुश्किल, कितना संयम भरा होगा मेरा आगे का सफ़र। पर ये सफ़र शुरू हो सका, इसके पीछे भी तो मेरे दोस्तों मीता और देव का ही हाथ है। अतीत ने मन की खिड़की से फिर झांका। मीता से स्कूल कॉलेज के दिनों में मेरी अच्छी दोस्ती थी, पर इतनी अच्छी नहीं जितनी इधर कुछ अरसे से हुई है। शायद उसका कारण हमारा एक शहर में रहना हो। बाकी सहेलियां शादी के बाद कहाँ कहाँ चली गई, पर हम दोनों रह गए उन्नाव में साथ साथ। उदासी के उन्हीं दिनों में एक दिन वो मुझे अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में बुलाने आई। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया, कितने दिनों से घर से नहीं निकली थी, मायके जाना तक छोड़ दिया था। यूँ तो मीता अक्सर आकर मेरा हाल चाल लिया करती थी, साथ चलने को भी कहती, फिर मेरे अड़ जाने पर निराश हो लौट जाती। पर इस बार वो पीछे ही पड़ गई। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। पार्टी कानपुर के बड़े होटल मेघदूत में थी। उस दिन मैंने काफ़ी समय बाद आईना देखा था। कितनी बदल गई थी इन कुछ सालों में। फिर भी जितना हो सकता था खुद को सजाया संवारा। इतने दिन खुद की ही कैद में रहने के बाद ये बाहर की दुनिया थोड़ी अजीब लग रही थी। पता नहीं लोग अजीब व्यवहार कर रहे थे या मैं अजीब हो गई थी। पार्टी में शायद ही कोई हो जिसकी अजब घूरती नज़रों का सामना मुझे न करना पड़ा हो। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि सबसे मिलजुल कर बात करूं। मैं प्लेट में खाना परसकर आगे बढ़ ही रही थी कि देव दिख गया। एक पल को तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। वो भी तो कितना बदल गया था। लंबा तो वो था ही, पर कितना स्मार्ट, डैशिंग और हंसमुख हो गया था। दूर से भी उसके ठहाके मुझे सुनाई दे रहे थे। अगले ही पल मैं खुद के प्रति सचेत हुई। कॉलेज के किसी दोस्त से मिलना नहीं चाहती थी। मैंने उससे छुपने की कोशिश की। ओह, कहाँ आ गई मैं। मुझे पता होता कि ये आ रहा है तो मैं कभी नहीं आती। काश काश ये पार्टी जल्दी ख़त्म हो जाए। काश कि वो मुझे देख ही ना पाए। क्या क्या सोचेगा वो मेरे बारे में।
क्या से क्या हो गई हूँ मैं। सारा समय मैं उससे छिपने की कोशिश करती रही, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। ग्रुप फोटो खिंचाने जाते समय जब भीड़ तितर बितर हुई तो उसने मुझे देख लिया। दूर से ही हाथ हिलाकर चिल्लाया, अरे सिम्मी, तुम भी आई हो पार्टी में। उसने मेरे पास पड़ी एक कुर्सी खींचकर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं किसी आदर्श विद्यार्थी की तरह बैठ गई। थोड़ी देर तक जब उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने आंख उठाकर देखा। मुझे वो नज़र नहीं आया। ये सोचकर कि बला टली, मैंने गहरी सांस ली, पर वो फिर आ गया। इस बार उसके हाथ में बुके था। उसने मुझे देते हुए कहा, ये मेरी खूबसूरत क्लासमेट के लिए। ये क्या कह रहे हो देव? कम से कम तुम तो मजाक ना उड़ाओ। अब सुंदर क्या, सामान्य भी तो नहीं लगती मैं। मुझे देखकर बस एक ही शब्द सबके जहन में आता है, मुटल्ली। कहते कहते मेरी आंखें भर आईं। सुंदर तो तुम अभी भी लगती हो। हाँ, वजन जरूर कुछ बढ़ गया है, पर ये तो अपने हाथ की चीज़ है, घट जाएगा। नहीं देव नहीं, कितना कुछ बदल गया है, या कहूँ कि सब कुछ बदल गया है। अब इतने सालों में कुछ तो बदलेगा ही, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ। पर जो बदल गया है वो भी वही नहीं रहेगा, वो भी बदलेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो देव। मैंने एक हल्की सी मुस्कान होठों पर लाने की कोशिश करते हुए कहा। देखा ना, बदलाव तो हुआ। वो मुस्कुराया, पर मेरी आंखों की कोरें भीगने लगी, जिन्हें मैंने बहुत सावधानी से छुपा लिया। मुझे ही देखो सिम्मी, कैसा था कॉलेज के समय में, दब्बू चिपकू, कम बोलने वाला। शुरू शुरू में तो कोई जॉब ही नहीं लगी, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट। फिर पहली जॉब लगी, वो भी एक छोटी सी कंपनी में, वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अपनी तो पर्सनालिटी देखकर ही सब प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते। बात समझ में आई। धीरे धीरे अपनी कमियों पर काम करने का मन बनाया। जिम ज्वाइन किया, प्रॉपर स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया, और अब देखो, पर्सनैलिटी बदलते ही किस्मत बदल उठी। अच्छी जॉब, हाई सैलरी और फिर शादी। अरे बेरोजगार को कौन अपनी लड़की देता भला। और अब अपनी पत्नी और बेटी दोनों का फेवरेट हूँ। उसने आंखों में चमक लाते हुए कहा। अच्छी बात है, कहकर मैंने जैसे बात को समेटने की कोशिश की। कभी घर बुलाओगी सिम्मी, तब पूरा किस्सा बताऊंगा। घर क्यों? अरे ऐसी भी क्या बेरुखी, तुम्हारा घर संसार देखने आऊंगा। मेरे प्रश्न पर थोड़ा अटपटाते हुए उसने कहा। ठीक है, आना कभी। मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। हमारी बातें होने लगी, जाने कितने किस्से कॉलेज की गुल्लक से निकलने लगे। क्लास के एक एक बंदे की मिमिक्री की थी उसने। फिर मैं और मीता या रीमा कहाँ बचने वाले थे। उसके ठहाकों के प्रति उत्तर में उस दिन बहुत दिन बाद हंसी थी मैं। वो भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैं सोच रही थी, ये चुप्पा सा लड़का इतना ऑब्जर्व करता था। काफ़ी देर बतियाने के बाद उसी ने मोबाइल से खोजकर मुझे डॉक्टर निमिषा का और मेरे घर के पास वाले जिम का नंबर दिया था। ये सब क्यों देव? मैंने पूछा। क्योंकि मैं फिर से उसी स्वस्थ, फिट और टिप टॉप सिम्मी को देखना चाहता हूँ। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि खुद के कुछ होने का एहसास गहरे उतर गया। तभी मीता आ गई और मेरा और लोगों से परिचय कराने लगी। मेरी नज़रों ने देव को खोजा, शायद वो जा चुका था। उस दिन घर आकर मैंने कई बार आईना देखा। न जाने कितनी बार देव का ये वाक्य मेरे कानों में बजता रहा। मैं फिर से उसी स्वस्थ, फिट और टिप टॉप सिम्मी को देखना चाहता हूँ। मीता, रीमा, देव, मेरे सारे क्लासमेट मुझे फिर से उसी रूप में वापस देखना चाहते हैं, और मैं दुखों की चादर तले दब गई हूँ। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मुझे अपना वज़न कम करने की कोशिश करना चाहिए। रितेश रात में कब लौटे मुझे पता ही नहीं चला। शायद उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। सुबह सिर थोड़ा हल्का था। फिर याद आया कि देव आ सकता है, इसलिए ईश्वर से ये मनाते हुए भी कि वो ना आए, मैं घर साफ करने लग गई। जितना बेतरतीब मेरा जीवन हो गया था, उतना ही बेतरतीब मेरा घर भी था। संवारने की इच्छा ही ना होती थी। अब इतना सब एक दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऊपर ऊपर से जितना कर सकती थी कर दिया।
खुद को भी थोड़ा ठीक ठाक किया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मीता खड़ी थी। अरे तुम, कैसे आना हुआ? इधर से निकल रही थी, सोचा 2 मिनट तुम्हारे भी हाल चाल लेती चलूं। कैसे लगी कल की पार्टी? बहुत अच्छी। कई पुराने दोस्तों से मिलना हुआ और देव का मिलना तो जैसे सरप्राइज ही था। हमने कॉलेज की ढेर सारी बातें करी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, अब वो कानपुर में था तो बुला लिया, वरना तो दिल्ली वाला हो गया है। मार्केटिंग की अच्छी जॉब लग गई है उसकी। हाँ, बता रहा था किसी प्रोडक्ट के सिलसिले में अभी कुछ समय कानपुर उन्नाव के टूर लगते रहेंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं तो टच में नहीं थी। रीमा ने बताया कि वो आया हुआ है तो उसे भी इनवाइट कर लिया। उसे देखकर जानती हो मुझे सबसे पहले क्या याद आया? मीता चिहुकी। क्या? वही दब्बू सा देव जिसकी नज़रें ज़मीन पर ज़्यादा झुकी रहती थी। कहते हुए मीता ने ठहाका लगाया और मैं भी उसमें शामिल हो गई। मीता के जाने के बाद मैं आईने के सामने जा खड़ी हुई। एक बेतरतीब बेडोल स्त्री के पीछे हैंडसम हंसमुख देव खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरी कल्पना के अक्स के कानों में देव के शब्द झनकृत हुए, क्योंकि मैं फिर से उसी स्वस्थ फिट सिम्मी को देखना चाहता हूँ। मैंने आईने से पूछा, क्या मैं फिर वैसी हो सकती हूँ? आईने में उम्मीद की किरणें चमकी। सच, मीता की पार्टी ने मेरे मन की गीली मिट्टी में कुछ बीज आशा के बो दिए थे, जो अंकुरित होने लगे थे। अगले दिन सुबह 5 बजे सोते हुए रितेश को छोड़कर मैं पार्क में टहलने गई। सूरज से आंखें मिला अच्छा लगा। चिड़ियों का कलरव, बच्चों की खिलखिलाहटें, फूलों की खुशबू, लगा दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। पार्क में कितनी भीड़ थी, कितने लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक थे। कमनीय काया वाली नव यौवनाओं ने मुझे बेचारगी के भाव से देखा तो थोड़ी थुलथुल हो चुकी महिलाओं ने मुझे देख तसल्ली की सांस ली। खेलते हुए मासूम बच्चों को देखकर अपने सूने आंगन की टीस की एक लहर मानस पर टकराई, जिसे मैंने अपनी जिंदगी के तमाम जहरों की तरह आंखों के कोरों से टपकने से पहले ही पी लिया। मैंने तेज तेज कदमों से चलना शुरू किया, पर आधा चक्कर लगाकर ही मैं बुरी तरह हाँफने लगी। पैर मन मन भर के हो रहे थे। ना चाहते हुए भी मुझे बैठना पड़ा। लगभग 2 किलोमीटर चलने में मुझे बहुत समय लगा। मन निराशा से भर उठा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे वजन कम होगा? जब कुछ होना ही नहीं है तो इस मशक्क़त से क्या फ़ायदा? जी मैं आया छोड़ दूँ ये सब और ढेर सारा खाना खा लूँ। घर आकर मैंने फ्रीज खोला, 2 चॉकलेट लगभग निकल ली। अगले ही पल एहसास हुआ ये तो गलत हो गया। पार्क में मेरी सहेलियां बनने लगी। मन में भी एक बार फिर से जीने की इच्छा जागने लगी। सहेलियों के साथ मिलते ढेर सारे किस्से, गप्पे और वज़न घटाने की ढेर सारी हिदायतें। कैलोरी पर ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा टेढ़ा होता है वज़न, जल्दी जाता नहीं। मिसेस गुप्ता को 10 किलो वज़न घटाने में 8 महीने लगे, जो ज़रा सी लापरवाही से फिर वापस आने लग गया है। मुझे घबराहट होने लगी। मुझे तो कम से कम 30 किलो घटाना है। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मन ने हथियार डाले। इतना धीरज कैसे रख पाऊंगी? जल्दी करना होगा मुझे। मन ने मन के आगे दलील दी। कहीं न कहीं मेरे मन में जल्दी से जल्दी वज़न घटाने का दबाव भी था। मैं कैलोरी कॉन्शियस होने लगी। इंटरनेट से कैलोरी कैलकुलेटर डाउनलोड किया। ना जाने कितने खाने के सामानों की कैलोरी देखी। नन्हे से दिखने वाले बिस्किट में एक रोटी से ज़्यादा तो एक मुट्ठी दाल मोठ में 2 पराठे बराबर। पिज़्ज़ा की एक स्लाइस में इतनी तो समोसे में उतनी। उफ़, कितना मुश्किल था ये सब। फिर कुछ भी खाती तो दिमाग में एक कैलकुलेटर बजने लगता। कितनी कैलोरीज गई? उफ़, इतनी मशक्क़त के बाद भी आखिरकार तपस्या भंग हुई। जिंदगी के तनाव जहाँ मुझे ज़्यादा खाने की ओर धकेल रहे थे, वहीं अब मेरे दिमाग में फिट कैलोरी कैलकुलेटर हर निवाले के साथ वार्निंग बेल बजाने लगता। ये खाना मेरे लिए जहर है। इसी के कारण मेरा शरीर बेडोल हो रहा है। मैं अनाकर्षक हो रही हूँ। मैं आत्मविश्वास खो रही हूँ। इसका हल भी मैंने खुद ही निकाला। एक दिन खाना खाने के तुरंत बाद गले में उंगली डालकर उल्टी कर दी।
सारा खाना निकल गया। ये तरीका रास आया। खाना और उलटना, ना कैलोरी का झंझट, ना मन को कंट्रोल में रखने की मजबूरी। तब कहाँ पता था कि बीमारी रूप बदल रही है और बढ़कर और भी भयानक हो रही है। शायद ही कोई विश्वास करे कि कई बार मैं कमोड के बगल में बैठकर खाती ताकि खाना खाते ही उल्टी कर उसे निकाल सकूं, या मैं ढेर सारे परगेटिव पेट साफ करने वाली दवाएं ले लेती। दस्त लग जाते, जिस कारण ज़्यादा खाना भी मेरे शरीर में नहीं टिकता। पर इस कारण मुझे बढ़े वजन के बावजूद भी कमज़ोरी आने लगी। कमज़ोरी के कारण टहलने जाने का नियम भी टूट जाता। खाने से मेरा रिश्ता ऐसा हो गया जैसे दोस्त भी दुश्मन भी। कितने कठोर दिन थे वो, पर नियम, संयम, टहलना और सुचारू रूप से घर के काम करते हुए 3 महीने बीत गए। इस बीच वज़न नापने की मशीन भी खरीद ली। चुपके से मशीन पर चढ़ी, पर वज़न की सुई बस ज़रा ही कम पर रुकी। मन निराशा से भर गया, दिल को फुसलाया। लगता है खाना खाने के बाद वज़न लिया है। और ये कुर्ता, ये भी तो मोटे कॉटन का है। कल तो पेट भी ठीक से साफ नहीं हुआ था। तभी रितेश आ गया और ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। कर लो चाहे कुछ भी कर लो, हाथी से बकरी थोड़ी ना बन जाओगी। बैठे बैठे मेरी कमाई खाकर वज़न बढ़ाया है, ऐसे ही थोड़ी ना कम हो जाएगा। तुम्हें तो जू में होना चाहिए, लोग टिकट लगाकर देखेंगे, कुछ पैसे तो वापस आएंगे। आशाएं आंसू बनकर टपक पड़ी। घर का कुछ काम भी ना हो सका। मैंने फ्रिज से मिठाई निकाली और वहीं बैठक में जमीन पर पसर कर खाने लगी। सिम्मी, क्या हुआ? की आवाज़ पर मैंने आवाज़ की दिशा में देखा। देव खड़ा था। मेरे हाथों में मिठाई की प्लेट थी। मेरा घर बेतरतीब था, मैं खुद बेतरतीब थी। ऐसे में देव को अपने सामने पाना मुझे असहज कर रहा था। गलती मेरी ही थी। रितेश के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा जो बंद नहीं किया था। मैं सोफे पर हाथ रखकर उठने का प्रयास करने लगी, पर उठ नहीं पाई। पैर लटपटा गए। देव ने मुझे सहारा देकर उठाया। देव थोड़ी देर तक अपनी उंगलियां आपस में उलझाता सुलझाता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या रितेश और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है? मुझ हथनी को कौन प्यार करेगा देव? मुझे तो अजायब घर में होना चाहिए। लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे और 2 पैसे भी देंगे। न चाहते हुए भी ये बात मेरे मुंह से निकल गई, पर कहते ही मैं अचकचा सी गई। थोड़ी देर हम दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। सुम्मी, आज मैं इत्मीनान में हूँ। जाओ चाय बनाकर लाओ, साथ में पियेंगे और गप सड़ाका भी करेंगे। मेरी मनः स्थिति भांपते हुए देव ने कहा। ओह, कहकर मैं चाय बनाने चली गई। जब मैं चाय बनाकर लौटी तो चाय के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी के बिस्किट परोसने लगी। कितने दरके हुए रिश्ते, हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है के आवरण के तले छिपाए जाते हैं। हर बार वो हाँ में सर हिलाकर कहता, मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम अपने घर संसार में सुखी हो। थोड़ी देर बाद वो बातचीत का सिरा घुमाकर कॉलेज में ले जाता। बार बार मुझे उस सिम्मी की याद दिलाता जिसे मैं भी भूल चुकी थी। अच्छा, चलता हूँ, कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए कदम रोक कर पलटकर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वज़न की दीवारों में कैद 7 साल पुरानी हंसोड़ जीवंत होशियार सिम्मी रिहाई की मांग कर रही है? ये आसान नहीं है देव। कितनी कोशिश तो करती हूँ, फेल हो जाती हैं। मैंने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि अब तुम्हें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। नंबर दिए थे ना मैंने तुम्हें? देव ने प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखा। थोड़ी देर तक अपनी अंगूठियां दरवाजे पर बजाने के बाद वो बोला, सिम्मी, इस स्थिति से अपने आप को तुम खुद ही निकाल सकती हो और कोई नहीं। और ये क्या हर समय अपने को मोटा मोटा कहती रहती हो? ये वज़न तुम्हारी बीमारी है। सबसे पहले तो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है। क्या तुम साथ चलोगे देव? मैंने उसकी ओर देखकर पूछा। नहीं, कल मेरा ऑफिस है और शाम की ट्रेन से वापस दिल्ली जाना है। मीता से भी मत कहना, तुम खुद जाना। तुम खुद भी जा सकती हो। फिर याद रखो, ये तुम्हारी लड़ाई है। जितनी जल्दी इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लोगी,
उतनी ही जल्दी जीत तुम्हारी होगी। देव चला गया, पर एक सपना जगा गया। सपनों का मर जाना ही संघर्ष का मर जाना होता है। उसकी बात मानकर आज गई थी डॉक्टर निमिषा के पास, अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर। यहीं पर डॉक्टर निमिषा ने मुझे बताया, वजन नापने की मशीन तो केवल शरीर का वजन नापती है, किसी के मन पर कितना वजन है ये कहाँ नाप पाती है। इसी काम के लिए हम लोग हैं। तभी डूबते हुए सूरज की किरणें मेरी आंखों पर थिरकने लगी तो समय पर ध्यान गया। शाम हो चुकी थी। मैं माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगी। विचारों की दुनिया से दूर, ना अतीत ना भविष्य, केवल वर्तमान पर ध्यान। हर आवाज़ जो इस समय मौजूद थी सुननी थी। पत्तियों की खड़खड़ाहट, चिड़ियों की चूं चूं, हवा की सरसराहट, सब कुछ जो अभी हो रहा है और महसूस करना था उस पल को जो अभी, बस अभी है। मन कुछ हल्का हुआ और डूबते हुए सूरज से विदा लेकर मैं घर की ओर चल दी। डूबता हुआ सूरज एक आश्वासन है कि जो अभी डूब रहा है वो कल फिर उदय होगा और अपनी पूरी लालिमा के साथ। चांदनी की कोमलता में खोए भले ही हम उसका रात का संघर्ष न देखें, पर वो चल रहा है सतत। सूरज के साथ साथ मेरे डूबे हुए मन का फिर से उदय होने का संघर्ष इसी रात से शुरू हो गया। मनोशारीरिक बीमारी ब्लूमिया नर्वोसा से लड़ना कोई आसान काम नहीं था, पर मैं तैयार थी। ज़रूरत से ज़्यादा खाना और उलटना, ध्यान हर समय वजन पर लगे रहना, खुद से नफरत, अवसाद का साथ में पनपना। लक्षण तो थे ही, नाम आज पता चला था। जब मेरे ब्लड, यूरिन और ईसीजी आदि की रिपोर्ट आई तो उसी के आधार पर मेरे हिस्से में कुछ दवाइयाँ, जिनमें कई एंटी डिप्रेसेंट थी, जिम जाकर करने वाले वर्कआउट थे, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और ढेर सारी काउंसलिंग आई। मुझे ढेर सारी प्रोटीन डाइट लेनी थी। अक्सर लोग वजन घटाने के क्रम में मसल्स कमज़ोर कर लेते हैं, पर प्रोटीन डाइट मसल्स को संभाले रहती है। मुझे आदेश था कि मैं छोटे छोटे पोर्शन में खाऊं, ढेर सारा खाना एक साथ प्लेट में ना लूं। इसके लिए मुझे छेददार प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें ज़्यादा खाना रख ही नहीं सकती थी, खाना निकल जाता। खाने की प्लेट का रंग नीला था। नीला रंग खाने से टेम्पटेशन को कम करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर डाली गई थी वो थी 32 बार हर कौर को चबाना। डॉक्टर निमिषा के अनुसार हमारा हंगर सेंटर जो दिमाग में होता है वो खाना शुरू करने के 32 मिनट बाद संतुष्टि के सिग्नल देता है, पर तेज़ खाने में हम 20 मिनट में इतना खा चुके होते हैं कि हर डाइट प्लान फ्लॉप हो जाता है। पर ये सब इतना आसान नहीं था। शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी न खाने की पाबंदी बगल के कमरे से आती बेबी की खिलखिलाहट से टूट जाती। तनाव के उन पलों में मीठा, बस मीठा खाने को मन करता। हल के रूप में मैंने फ्रिज को खाली रखना शुरू किया। कभी चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम से भरी रहने वाली मेरी फ्रिज में खीरे, टमाटर और सलाद पाए जाने लगे। एक दिन खाली फ्रिज देखकर कई दिन से मौन साधा रितेश गुस्से में चिल्लाने लगा, घर में कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाने को नहीं है। आदमी ऑफिस से थका हारा आए तो बस रोटी ही चबाए या फिर से घास फूस। खुद का वजन कम करना है और मेरी भी सेहत दांव पर लगा दी। रितेश ने फ्रिज को फिर से खाने के सामानों से भर दिया। वो बहुत देर तक मुझे व मेरे वजन को लेकर कोसता रहा। काफ़ी समय से सलाद खाता घायल मन चॉकलेट बार पर फिसल गया। कैडबरी सिल्क की 4 बार झट से मुंह के अंदर पिघल गई। इसके बाद अफसोस का एक बड़ा जखीरा मन पर बैठ गया। तुरंत उल्टी करी। तपस्या भंग हुई। मन में अफसोस था। मैं फिर डॉक्टर के क्लिनिक में थी। देखिए, इस सूरत में मुझे आपके पति से बात करनी ही होगी। डॉक्टर ने मुझसे रितेश का फ़ोन नंबर मांगा। नमस्कार रितेश जी, मैं आपकी पत्नी की डॉक्टर बोल रही हूँ। मुझे इन्हें एडमिट करना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर में इन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर ने रितेश से फ़ोन पर कहा। पता नहीं रितेश ने क्या जवाब दिया। देखिए, खर्च तो आपका वैसे भी होगा ही। दांतों का इनेमल बार बार की एसिडिक उल्टियों से वीक हो रहा है, हार्ट कमज़ोर हो रहा है और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बेहतर है आप अभी इस और ध्यान दें
और अगर आपको लगता है कि आप घर में कर सकते हैं तो ले जाइए। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। आपको अपने ट्रिगर्स पर ध्यान देना होगा, जिसके कारण खाने के प्रति आपके टेम्पटेशन बढ़ जाते हैं। उस समय आपको मन कहीं और लगाना होगा। फिलहाल मैं आपको 1 महीने के लिए एडमिट कर रही हूँ। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन का पेपर मेरे हाथ में देते हुए कहा। हॉस्पिटल में अपने वजन और अवसाद से एक युद्ध शुरू हुआ। हॉस्पिटल के 1 महीने के प्रवास में मेरे वजन में कुछ सुधार होने लगा। मैं रोज़ सख्त नियमों का पालन करने लगी, जैसे निश्चित मात्रा की कैलोरी की छोटी चम्मच छोटी प्लेट में 32 बार चबाते हुए घड़ी देखकर 20 से 25 मिनट में खाना। यहाँ कोई टेम्पटेशन नहीं था। कभी कभी मन उदास होता या रितेश की कोई पुरानी बात याद आ जाती तो मेरे मन को समझने समझाने के लिए नर्स थी। धीरे धीरे मैं अनावश्यक खाने की अपनी इच्छा पर थोड़ा सा काबू रखने लगी। हॉस्पिटल में ही देव और मीता मुझसे मिलने अक्सर आते थे। वो दिन कॉलेज के किस्सों और हंसी ठहाकों का दिन होता। कॉलेज के ढेरों किस्सों का दिन। देव ने मुझे ढेर सारी ऐसी किताबें लाकर दी जिसमें लोग अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों से निकले थे। पाठ्यक्रम की भी कुछ किताबें इसके अलावा थीं। मैंने उससे मजाक में कहा, ये क्या देव, कॉलेज छोड़े हुए मुझे कितने दिन हो गए और तुमने तो मेरी फिर से क्लास लगा दी। उसने धीरे से मेरे सर पर चपत लगाते हुए कहा, पढ़ोगी तभी खिलोगी। अब क्या करना है खिलकर, उम्र तो रेत सी फिसलती जा रही है। ना चाहते हुए भी मेरे स्वर में निराशा थी। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बूढ़ी हो गई हो। जुम्मा जुम्मा 7 साल ही तो हुए हैं शादी को, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है। उसने हंसते हुए कहा, यह समय भी बड़ा अजीब है, कभी पंख लगाकर उड़ जाता है तो कभी कभी इतना धीमे खिसकता है कि 7 साल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे 7 जन्म बीत गए हैं। कितना कुछ घट गया इन सालों में, कितना बदल गई हूँ। सोचते हुए मेरी आंखें भर आईं। याद रखो सिम्मी, ये ज़िंदगी क्रिकेट के मैदान की तरह है। इस क्रिकेट में खास बात ये है कि बॉल कैसे भी आए, आउट बस एक ही बार होना है। तो बैट छोड़कर क्यों खड़े हो जाए? फिर अभी कौन सी तुम्हारी उम्र निकल गई है? क्या हुआ जो 1, 2 या 4 बॉल छूट गई? क्या हुआ जो कभी बाउंसर सिर के ऊपर से निकल गया और क्या हुआ जो मुंह के बल गिर पड़े? क्या हुआ जो एक बॉल चोटिल करती हुई निकल गई? अगर बैट नहीं छोड़ेंगे तो किसी बॉल पर सिक्सर लगने की संभावना बनी रहती है, देव ने दार्शनिक अंदाज में कहा। मैं उसके बात पर व उसके अंदाज पर उसका मुंह देखती रह गई। देव के जाने के बाद मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। उम्मीद की किरणें शब्दों के साथ लय ताल मिलाने लगी। हॉस्पिटल के प्रवास का 1 महीना पूरा हुआ। पहली बार रितेश ऑफिस का काम छोड़कर मुझे लेने आया। डॉक्टर से उनकी काफ़ी देर बात हुई। ओके डॉक्टर कहते हुए रितेश कमरे से बाहर निकला। घर आकर मुझे पता चला कि इस दौरान बेबी यहाँ खूब आती रही, कई रात रुकी भी। रितेश और उसके बहुत झगड़े भी हुए। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था, पर पहली बार मुझे पता चला कि बेबी भी अब इस तरह बिना नाम के रिश्ते को नहीं जीना चाहती थी और रितेश पर दबाव बनाती थी। पर रितेश अपने परिवार का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। वो गलती जो उन्होंने 7 साल पहले की थी उसे शिद्दत से निभा रहे थे। बेबी के प्रति एक हल्की सी करुणा की रेखा आंखों के नीचे बनी और इस ख्याल के साथ मिट गई, मैं भी तो हर दिन रितेश के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। हर सुबह उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाती और हर शाम दिन की तेज आंधियों से वो स्वतः ही बुझ जाता। डॉक्टर के समझाने पर 2 दिन शांत रहने के बाद रितेश का स्वभाव फिर उग्र हो गया। उसने फ्रीज को फिर ढेर सारे खाने के सामानों से भर दिया। पहले की ही तरह मेरे हर काम में नुक्स व मुझ पर तंज कसे जाने लगे। फिर से खुद को समेटकर उठ खड़े होने की मेरी कोशिशों की सज़ा मुकर्रर हो गई। रितेश ने मेरे इलाज में पैसे लगाने से मना कर दिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पहले तुम्हारे खाने पर लगाऊं, फिर तुम्हारे इलाज पर। अच्छे से तो रह रही हो घर में, काम करो, मेहनत करो, क्यों इतनी फीस देकर इस थुलथुल मांस को पिघलाया जाए? रितेश ने फरमान जारी कर दिया।
मैं एकदम टूट गई। रितेश के पांव पकड़ लिए। ऐसा मत कहो रितेश, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मुश्किल से एक हल्का सा एहसास हुआ था कि जीवन क्या होता है, वो भी क्यों छीन रहे हो? रितेश कहकर ऑफिस चले गए। मेरी प्रतिज्ञा, संकल्प, इलाज सब कुछ छीलता, नोचता, मजाक उड़ाता फ्रिज में रखा एक चौथाई सामान शाम तक मेरे पेट के किले में कैद हो चुका था। मन वितृष्णा से भर चुका था। शाम तक आत्महत्या के ख्याल सिर चढ़कर बोलने लगे। शायद खुद को बचाने की मेरी अंतिम कोशिश के रूप में मैंने मीता को फ़ोन लगाया। शाम को मीता के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर के सामने थी। मुझसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इससे तो शायद पहले ही ठीक था, मर ही जाती शायद वैसे भी। पर ऐसे हर दिन सपना संजोना, हिम्मत करके उठना, फिर सब कुछ तहस नहस हो जाना, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने सुबकते हुए कहा, देखिए, ऐसे पेशेंट को जिनको घर में सहयोग नहीं मिलता, उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। रोना नहीं है, आपको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, नहीं तो ये सब दोबारा लौट आएगा। हाँ, खर्चा तो है, मैं देखती हूँ आपके लिए कितना कम करवा सकती हूँ। पर इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जीवन, अपने ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करें। हमें पता तो चले ये वज़न आ कहाँ से रहा है, डॉक्टर निमिषा ने कहा। उस दिन पहली बार मैंने अपनी और रितेश की ज़िंदगी की सारी सीवन डॉक्टर निमिषा और मीता के सामने उधेड़ कर रख दी। तो तुम क्या चाहती हो? किसी तरह का दया भाव दिखाने के स्थान पर डॉक्टर ने सीधा प्रश्न किया। मैं रितेश और अपने बीच सब कुछ सामान्य देखना चाहती हूँ। किसी भी तरह से मैं इस शादी को बचाना चाहती हूँ। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ। और रितेश? पता नहीं। कुछ देर पेपर वेट से खेलने के बाद डॉक्टर ने मुझे देखकर कहा, देखिए स्मिता, तुम्हें नहीं लगता तुम रितेश और बेबी के रिश्तों की ऐसी आग में फंस गए हो जिसमें रोज जल रहे हो? प्रेम पर रिश्ते का ठप्पा ना लगाने पर बेबी का फ्रस्ट्रेशन रितेश पर निकलता होगा, रितेश का तुम पर, और तुम्हारा अपने शरीर पर। अगर तुम तीनों में से कोई एक भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले ले तो ये समस्या सुलझ जाएगी। पर कैसे? कौन करेगा फैसला? क्या बेबी मानेगी? मानना होता तो अभी तक मान ना गई होती। सासू माँ सही कहती हैं, बेशर्म कहीं की। और रितेश, जब तक उसके पास बेबी है वो क्यों अपनाएगा मुझे पूरी तरह से? मैंने आंखों में उमड़ते भावों को दबाते हुए पूछा। स्मिता, जिंदगी परी कथाओं सी नहीं होती, और ना ही हैप्पी एंडिंग वाली बॉलीवुड मूवी जैसी। ऐसे उलझे रिश्तों में फैसला लेना ही पड़ता है, और फैसला वहीं से आता है जिस पर सबसे ज़्यादा बीत रही होती है। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं? आप मेरी समस्या नहीं समझ रही हैं। मैं फैसलों के त्रिकोण में फंसी हूँ। मेरा वजन 30 किलो ज़्यादा है, मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और ऐसी पत्नी हूँ जिसे उसका पति प्यार नहीं करता। इतनी उलझन मैं कैसे सुलझाऊँ? स्मिता, जब बहुत सारी समस्याएं सामने दिखें तो भी एक पेरेंट समस्या होती है और बाकी उससे उपजी। समय के साथ वो भी इतनी बड़ी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कौन सी पेरेंट समस्या है और कौन सी उसकी वजह से उपजी। समय पर थोड़ा पीछे चलो, देखो, परखो, एक के सुलझते ही बाकी भी सुलझने लगेंगी। डॉक्टर ने उस दिन मेरे साथ बहुत देर तक बात करी। क्या यही वो सच था जिसे शायद मैं मानना नहीं चाहती थी? मन की गहराई में जमी काई थोड़ी हिली। हम दोनों घर आ गए। मैंने अपने स्कूल में तुम्हारे पढ़ाने के लिए बात करी है। पूरी उम्मीद है बात बन जाएगी। तुम्हें अपना इलाज रोकने की ज़रूरत नहीं है। मीता ने पानी का गिलास मुझे देते हुए कहा। हमारे बीच तालमेल की कुछ कमी हुई और गिलास ज़मीन पर गिरकर टूट गया। मीता कांच के टुकड़े बटोरने लगी। एक धारदार टुकड़ा उसके हाथ में चुभा और खून बह निकला। सिम्मी, डेटॉल कहाँ है? ओह, कहते हुए मैं बाथरूम से डेटॉल लाकर उसके हाथ पर लगाने लगी। जानती हो सिम्मी, इस कांच के गिलास को जोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, जुड़ेगा नहीं। उल्टे हर कोशिश के बाद हमारे हाथ और घायल हो जाएंगे, मीता ने कहा। तो क्यों जोड़ना? टूट गया तो टूट गया, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। कई बार रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अब चलती हूँ, मीता ने उठते हुए कहा।
उसका आशय समझकर मेरी आंखें भर आईं, जो उसके जाने के बाद बहुत देर तक बरसती रहीं। बाहर हवा रुकी हुई थी और मन में तेज आंधियां चल रही थीं। ऐसे कैसे रितेश से, मेरा पति है वो, शायद लौट आए मेरे पास। फिर पापा, भैया, भाभी और समाज। नहीं नहीं, मेरी क्या गलती है? मैं क्यों सबके सामने बेचारी बनूं? मिलने जुलने वाले कुछ दया दिखाएंगे तो कुछ तोहमतें लगाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं। जल्द ही नौकरी लग जाएगी मेरी, इलाज भी चलता रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। पर रितेश ना बदले तो? मैंने तनाव में नौकरी छोड़ दी तो? इतनी मुश्किलों से कम किया हुआ वज़न फिर से वापस आ गया तो क्या मुझे? नहीं नहीं, मैं ये फैसला नहीं ले सकती। ये घर मेरा है, ये रसोई के डब्बे मैंने खरीदे थे, ये आंगन की तुलसी मैंने रोपी थी, मंदिर में रखी मिट्टी की गौर मैंने गंगा के किनारे से मिट्टी लाकर बनाई थी। इस घर की हर चीज़ में मेरा अक्स है, इस घर के हर कोने में मेरी महक है। ये मेरा घर है। मन की बेचैनी को कम करने के लिए मैंने कमरा साफ करना शुरू किया। अचानक से एक ड्रॉर खोलते ही बेबी का एक रुमाल दिखा। शायद पिछली बार छूट गया था। मैंने रुमाल अपने हाथ में ले लिया। उसमें एक नन्ही सी गांठ लगी थी। मैंने रुमाल हाथ में लिया और गांठ खोलने लगी। वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं जल्दी खोलने की मंशा में झुंझला रही थी। प्रेम की ये गांठ हमारे विवाह की गांठ से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। पिछली बार बेबी भी कितना रोई थी, पड़ोसियों ने बताया था। रोई ही होगी, उस पर भी तो ताने होंगे समाज के, परिवार के, कहीं और शादी करने का दबाव भी होगा। पर टिकी है इस रिश्ते में, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। किस कारण? प्रेम के कारण। ओह, मैं अनजाने ही बीच में आ गई। फिर एक दरिया आंखों के कोनों से फूटा। नहीं, फिर भी मैं रितेश की पत्नी हूँ। अब तो उसे ही हमारे बीच से जाना होगा। पत्नी? मन ने खुद को धिक्कारा। देव जब अपनी पत्नी से बात करता है तो कितनी बार स्वीट हार्ट कहता है। आपस में चुहल करती उसकी आवाज़ें प्रेम की रूमानियत का पता देती हैं। तो मीता और उसके पति देवेश का चिंता फिक्र वाला प्रेम उसकी गहराई का, तो रीमा और उसके पति का सामान्य सा लगने वाला प्रेम कभी कभी कितना दार्शनिक हो जाता है। क्या कभी रितेश और मेरा रिश्ता ऐसा बन पाएगा? अगर बेबी के जाने के बाद वो मेरे पास लौटा भी तो एक हारा हुआ खिलाड़ी बनकर। कितना जोड़ूंगी मैं उसको, कितना जोड़ पाऊंगी? अचानक से टूटा हुआ कांच का ग्लास मेरी आंखों के आगे तैर गया। तो क्या कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होगा? मन फिर भीगा। फिर मैं रितेश के बिना कैसे जीऊंगी, कहाँ जाऊंगी? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बूढ़ी हो गई हो। जुम्मा जुम्मा 7 साल ही तो हुए हैं शादी हुए, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है। कभी कहे हुए देव के शब्द मुझे फिर सुनाई पड़े। सच, शरीर का, समाज का, परिवार का, उपेक्षा का और अपेक्षा का, इतने सारे वजन आखिर मैं कब तक ढोऊंगी, कब तक? क्या कोई भी दवा, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डॉक्टर इस वजन को कम कर पाएगी? उस रात नींद कोसों दूर रही, अगली भी नहीं, उससे अगली भी नहीं। मन की अदालत में कई दिन तक पैरवी करने के बाद फैसले का एक बादल तेजी से विचलित मन पर टकराया और बरस गया। ऐसी ही एक अलसाई कोहरे वाली सुबह मैं कॉफ़ी का मग लेकर बाहर बैठी थी। तभी सूरज उगते ही कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। रितेश के ऑफिस के जाने के बाद मैंने बेबी को फ़ोन कर शाम को रितेश के साथ आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर मान गई। इससे पहले जब भी बेबी आती थी मैं उससे अलग ही बैठती थी, पर आज शाम की चाय पर मैं, बेबी और रितेश साथ थे। अपनी बिना शक्कर वाली चाय के कुछ घूंट सुड़कते हुए मैंने ज़ुबान में मिठास लाते हुए कहा, रितेश, मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे कहना है कि जब तुम और बेबी एक दूसरे को इतना प्यार करते हो कि हमारी शादी के 7 साल बाद भी उस रिश्ते को निभा रहे हो, तो क्यों ना साथ में एक नए सफ़र की शुरुआत करो। मैं भी अब इस त्रिकोण में नहीं जीना चाहती हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, नहीं चाहती मिलन के पलों में खुद को बेबी पुकारा जाना। मैं भी तो यही कह रही हूँ कब से,
हम दोनों में से एक को चुन लो, बेबी ने कहा। बताओ रितेश, हम अपने रिश्ते को यहीं विराम दें? आउट ऑफ कोर्ट आसानी से सेटलमेंट हो जाएगा, या फिर तुम वापस? रितेश मूर्तवत बैठा रहा। रितेश की चुप्पी बता रही थी कि परिवार, समाज और प्रेम के बीच फंसा पुरुष भी कितने वजन ढो रहा होता है। कुछ उत्तर न पाकर मैं अपने कमरे में आकर अपने कपड़े सूटकेस में रखने लगी। वो दिन एक बार फिर याद आने लगा जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अरेंज मैरिज करने वाली हज़ारों लड़कियों की तरह मेरे मन में भी हज़ार सवाल थे। मेरे सपनों का राजकुमार सच का राजकुमार होगा कि नहीं, वो मुझे चाहेगा कि नहीं, उसके साथ मैं खुश रहूँगी कि नहीं। पर उस समय मेरे पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे, किसी के पास भी नहीं होते, क्योंकि इसके उत्तर समय के पास होते हैं, जो उस रिश्ते को जीकर मिलते हैं। जब मुझे मेरे उत्तर मिल गए थे तो प्रश्नों में उलझे रहना व्यर्थ था। मैं अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल आई। रितेश और बेबी मुझे बाहर जाते देखते रहे। रिक्शा रिक्शा। मैं मीता के घर के लिए रिक्शे पर बैठ गई। अपनी नौकरी लग जाने तक मुझे वहीं रहना था। मेरी आंखें ज़रूर नम थीं, पर आज मुझे कोई भय नहीं था, ना परिवार की नाक का, ना समाज के तानों का, ना ही खुद को खर्च कर बनाई गई छोटी इज्जत का। रिक्शे पर बैठते ठंडी हवा ने मुझे गुदगुदाया तो मुझे अपना वज़न बहुत हल्का महसूस हुआ। कई बार एक सही फैसला न लेकर हम कितना वज़न ढोते हैं। रिक्शा आगे बढ़ने लगा। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी कहानी वज़न। कहानी के बारे में अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।